नमस्कार, स्वागत है आपका बी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। एक बार फिर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज गब्बर के रोल में नजर आए। आज दिन की शुरुआत के साथ ही वह नगर निगम कार्यालय में पहुंचे, जहां कर्मचारी और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक फाइल और एक के बाद एक कागजातों को बारीकियों से खंगाला और उसके बाद 2 एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ एक्सिन को भी रिलीव कर दिया गया। अनिल विज ने राकेश शर्मा और कुलदीप यादव एसडीओ को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वह बिना जानकारी के ऑफिस से गायब थे। इसके अलावा अनिल विज ने फर्जी पत्र लगाने के आरोप में एक्शन व एसडीओ पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। स्टाफ के रैशनलाइजेशन की मैंने देखा है कि स्टाफ बैठा हुआ है, सारे दिन में उनके पास काम नहीं है। वो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैंने कहा कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं करेगा, कोई आए कोई जाए, कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 एसडीओ मैंने सस्पेंड किए जो बिना बताए, बिना कोई चिट्ठी दिए यहाँ से नदारद, और कोई चीफ इंजीनियर भी उनको जवाब नहीं। एक यहाँ पर इंक्वायरी हुई थी, उसमें करोड़ों रुपए का घपला बताया, उसकी मैंने एफआईआर दर्ज करने का कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। और मैंने मांगा है कि सारे कर्मचारी इस नगर निगम के परसों के दिन उन्होंने क्या क्या काम किया, सेल्फ रिपोर्ट बनाकर और वेरीफाई करवा के अपनी हायर अथॉरिटी से मेरे को भेजेंगे ताकि हमें पता लगे कि कौन कर्मचारी। गुरुग्राम में आज हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री पुरंदेश्वरी शामिल रही। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी की रणनीति से लेकर लोगों के बीच कैसे पार्टी की रणनीतियों को लेकर जाया जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही हरियाणा बीजेपी ने किस तरह से अब तक काम किया, आगे की क्या रणनीति है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। गुरुग्राम में आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। क्या कुछ उस बैठक में रहा, मेरे साथ मौजूद हैं पिछले भाजपा कार्यकाल में मंत्री रही कविता जैन, उन्हीं से जानते हैं आज पदाधिकारियों की बैठक हुई, क्या कुछ उसमें रहा। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेने के लिए उपस्थित हुई और ये जो मीटिंग है हमारी प्योरली संगठन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी संगठन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, कोविड जैसे पैंडेमिक में उसने क्या क्या काम किए, आगे आगामी योजनाएं क्या है, और वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे वो कोविड की लहर हो या चाहे आज प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं, या आने वाले समय के अंदर हम संगठन को और ज़्यादा मजबूती कैसे प्रदान कर सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर चर्चा हुई और यह बहुत अहम बैठक थी। और इसमें हमें कुछ निर्देश मिले हैं कि जैसे तिरंगा यात्रा हमें 1 से 14 तक तिरंगा यात्रा करनी है। अपनी मंडल कार्यकारिणी की बैठक उनको अभी 30 जुलाई तक कंप्लीट करना है। इसके आज अपने बीच में हमारी राष्ट्रीय महामंत्री, आज उनका हम सब कार्यकर्ताओं का परिचय हुआ, जो प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों के प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष, उनके परिचय के बाद क्या क्या जिलों में काम हुआ वो सारा विस्तार से उनकी जानकारी ली। क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हर प्रदेश में 3-3 दिन का प्रवास रखा, उसी बीच में आप हमारे बीच में आई हैं बहन जी, तो आज उन्होंने हमारे से सबसे परिचय भी हुआ और हमारे ज़िले की जानकारी भी मांगी, जो जो ज़िले के प्रभारी थे, और आगे काम की रूपरेखा भी माननीय अध्यक्ष जी ने दी। देखिए, संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के आज की हमारी ये बैठक हुई। राष्ट्रीय महामंत्री जी आज इस बैठक में रहे, प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी रहे और जो आगामी कार्यक्रम है उनके बारे में चर्चा हुई और जो पीछे के कार्यक्रम हैं उनके बारे में चर्चा। संसद में मॉनसून सत्र के बीच केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस ने मध्य दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा बढ़ाई और वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। संसद भवन इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में जनता दरबार लगाकर प्रतिनिधि मंडलों की शिकायतें सुनी। दरबार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और उन्होंने नियमित और स्थायी भर्ती को लेकर अपनी मांग रखी, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने तुरंत जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला हिसार की नारनौंद अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रखी, जिसमें अधिकारियों से 50% हुए गेहूं के नुकसान की भरपाई के बारे में आग्रह किया। दिल्ली के विजय चौक के लॉन में मीडिया से बात कर रहे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पुलिस ने रोक लिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने बातचीत को बीच में ही रोक दिया। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ प्रताप सिंह बाजवा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। सांसदों ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मी बार बार कहते रहे कि हायर अथॉरिटी को जानकारी देने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। सांसदों ने इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की आवाज को न संसद और न ही मीडिया के सामने उठाने देना चाहते हैं सरकार। पास देखिए पुलिस इंटरफेयर कर रही पार्लियामेंट के बाहर कर रही। Why the higher authority should know? Why the higher authority should know? Is this a police state? उसका मतलब आपने ये बात बता दी कि हायर अथॉरिटी है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। कौन सी हायर अथॉरिटी है जिसको ये पता चलना चाहिए कि किसान की बात बता रहे हैं? आप पार्लियामेंटेरियन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपका क्या हक है? हम बात कर रहे हैं किसानों की, आप बीच में आपने कैसे रोका हमें? कौन सिखाई है थोड़ी को? क्या हमारी सीआईडी लग रही है? हम बीच में कोई हायर अथॉरिटी को ये अधिकार क्या हमारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी? देखिए हमारे ऊपर they have converted क्या हमारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी? हमारे मार्शल लॉ लगा दिया इस प्रकार का पाकिस्तान जैसा हाल इधर कर रहे हैं। ये हमारा नाम लिख रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने पेगासस जासूसी के विरोध में रोष मार्च किया। चंडीगढ़ के हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की तरफ निकले कांग्रेसियों को सेक्टर 9 में रोका गया। प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी शैलजा की अगुवाई में पेगासस जासूसी के विरोध में रोष मार्च किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। अगर ये नहीं करवा रहे तो इसमें जेपीसी करे या सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए और गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी तक की हमारे नेता राहुल गांधी जी तक उनके अकाउंट हैक किए गए हैं। पिछले साल प्रियंका जी के हैक किए थे। इनके अपने मंत्रियों के, अफसरों के, सबके हैक हो रहे हैं। मीडिया को नहीं बख्श रहे हैं। मीडिया के अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं सीनियर लोगों के। ये देश कैसे चल रहा है? अटेली मंडी का सामान्य बस अड्डा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। लाखों कोशिशों के बावजूद भी अटेली के सामान्य बस अड्डे की सूध लेता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो वहीं शहर से पहुंचे बारिश के पानी के बाद बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो गया, तो कई दीवारें जवाब दे चुकी हैं। जर्जर हालत में खड़ी हैं 4 दीवारियां। किस समय गिर जाए, किस समय बड़ा हादसा हो जाए, शायद इस चीज का इंतजार जिला प्रशासन कर रहा है। बस स्टैंड की बारिश के पानी को देखते हुए इतनी ज़्यादा भयंकर समस्या हो रही है। जो 4 दुआरी है ये भी गिरने की पूरी उम्मीद है। पीछे जो बाथरूम है वो भी गिरने के कगार पे है। बस स्टैंड के अंदर कोई भी एक आदमी पैदल घुस के अंदर नहीं आ सकता। जैसा कि लगातार 10 साल से ये समस्या चल रही है, बस स्टैंड का जो परिसर है ये पूरी तरह से टूटा फूटा है। इसमें बरसात के टाइम में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि इंसान तो क्या, जानवर भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। साथ साथ इधर वाटर सप्लाई की बोरवेल है, उसमें भी गंदा पानी घुस जाता है, जिससे पीने के पानी में भी बड़ी भारी गंदगी फैल जाती है, जो बीमारियों को तो बढ़ावा देती है, साथ साथ प्रशासन की अव्यवस्था को भी सुचारू रूप से निर्देशित करती है। और आपने जो बस स्टैंड अटेली की जो बात कही, मेरी उच्च अधिकारियों से बात होगी इसकी 4 दीवारी का और इस फर्श का। 3 बस स्टैंड नारनौल, अटेली और कनीना के टेंडर हो गए हैं 90 लाख के।
और बहुत ही जल्दी ही इसका ये काम हो जाएगा। और मैंने जीएम साहब से बात करके दोनों बस स्टैंड कनीना बस स्टैंड की बिल्डिंग को डेमोलाइज करके नया भवन हम वहाँ बनवाएंगे। और अटेली में भी जो कमियाँ उसमें रोड की हैं, शिविर की है, वो सभी बहुत ही जल्दी हम उनको पूरी करवाने का काम करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। विशेषज्ञों लगातार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने का एक ही तरीका है, वह है अधिक से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाना। अगर विशेषज्ञों की बात सही है तो वैक्सीनेशन के मामले में फतेहाबाद के हालात बेहद पतले हैं, क्योंकि फतेहाबाद जिले में वैक्सीन ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो बीते दिनों विभाग को 9000 के करीब डोज प्राप्त हुई थी, जो कि पूरे जिले में लगा दी गई है। मौजूदा स्थिति में जिले में वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। मैं आज हाजिर वैक्सीन लगवाने गया हूँ। फर्स्ट वैक्सीन ये कह रहे हैं वैक्सीन है नहीं। अगर वैक्सीन नहीं होगी तो कैसे काम? 3 दिन हो गए चक्कर लगाते मेरे को, और वैक्सीन नहीं है। और अभी कह रहे 2-3 दिन लगेंगे। ऊपर से तीसरी कोविड आने वाली है, उसका क्या हल होगा इनका? वैसे टीवी पे कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन बहुत है, लगवाओ जी, ऐसे भी ऐड कर रहे हैं, पर वैक्सीन मिल रही है, चक्कर लगा रहे हैं हम। हाँ, पिछले संडे को हमें 9000 डोजेज मिली थी कोविशील्ड की, जो लगभग आज नील स्टॉक हो जाएगा हमारा। वो स्टॉक कल ही नील हो जाता। कल छुट्टी आ गई तो कुछ लोगों ने सेशन नहीं लगाए थे, तो आज हमारे पास कोविशील्ड का स्टॉक नील होगा। जैसा कि राज्य सरकार से पूछने पे आदेश प्राप्त हुए कि अभी वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है और हमने अपनी डिमांड भी भेज रखी है। अब इसके बारे में एक अच्छी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि फतेहाबाद जिला वासियों में काफ़ी रुझान आ गया वैक्सीनेशन के लिए। अब लोग आ रहे हैं, हमें वैक्सीन लगनी है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जैसा स्टेट ने आश्वासन दिया है कि जल्दी हमारे पास वैक्सीन आज शाम तक या कल सुबह तक वैक्सीन आ जाएगी। अटेली में बिजली की 11000 वोल्टेज की तारें नीचे होने के कारण कल देर शाम 11 बजे एक मासूम बिजली की चपेट में आ गया। करंट लगने के कारण बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्चों के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बताया कि अटेली मंडी में वार्ड नंबर 4 के गोगा मंदिर के समीप 11000 वोल्टेज की बिजली लाइन है, जिसका एक खंभा काफी समय से नीचे गिरा हुआ है, जिस कारण तारें नीचे लटकी हुई हैं। ग्राउंड में नीचे लटकी तारों की शिकायत भर्ती की तैयारी करने वाले युवा काफी बार बिजली विभाग को दे चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साले का लड़का आ रहा था जो कि इस हादसे में वो घायल हो गया, जो कि 11000 की लाइन है, वो बिल्कुल बैक मार रही है और वो लाइन काट के गिर रखी है, जो किसी पोल पे भी नहीं है। आज तो ये छोटे से बच्चे के साथ हुआ, कल को बहुत बड़ा भी हादसा हो सकता है। आज वार्ड नंबर 5 का ही किसी रिश्तेदारी का बच्चा आया हुआ था, जो हादसे के अंदर जल के काफी तकलीफ में आ गए। बिजली शॉर्ट लगने से उसका जो शरीर पूरा जल गया, और आने के बाद जो उन्होंने लाइनमैन ने लाइन बंद करी है और यहाँ बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। 11 साल के बच्ची को भी इलेक्ट्रिक करंट इंजरी हुई थी। वो हमारे पास आया था, काफ़ी उसकी मसल लेयर तो इंटेक्ट है, बट स्किन कम्प्लीटली डैमेज है, तो हमने उसको हायर सेंटर पे रेफर किया है एज अ सेकेंडरी बॉर्न। मेवातनू जिले के चौखा गांव की खूनी नहर के अंदर बहते हुए पानी में एक युवक का शव मिलने से आसपास के ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि मृतक सुदेश बुधवार 21 जुलाई की सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकला था, जिसको लास्ट बार मिडकौला के बस स्टैंड पर देखा गया था। बुधवार को ही हतीम थाने में सुदेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन जब सुदेश की बाइक को मिडकौला में खूनी नहर के समीप देखा गया तो परिजनों ने खूनी नहर में देखना शुरू कर दिया। आज परिजनों को पता चला कि चोखा गांव की खूनी नहर में जाडौली गांव के समीप सुदेश की डेड बॉडी को देखने की खबर मिली तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।